नाज़रीन आदाब, 29 जून 2021 मुताबिक 18 ज़िक़ादा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। अवधनामा ने अपनी पहली खबर में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के दौरे को जगह दी है, जिसके मुताबिक सदर जमहूरिया अपने आबाई शहर कानपुर से 3 रोज़ा दौरे के बाद लखनऊ पहुंचे, जहां उनका इस्तकबाल रियासती गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने किया। इस मौके पर योगी काबीना के कई अरकान के अलावा सीनियर इंतजामी और पुलिस अफसरान भी मौजूद रहे। दूसरी अहम खबर के मुताबिक कोरोना वबा की वजह से बेहाल हिंदुस्तानी मईशत को मजबूती फराहम करने के लिए मरकजी वजीर मालियात निर्मला सीतारमन ने पीर के रोज कोविड-19 मुतासरा सेक्टर्स के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए के कर्ज गारंटी मंसूबे का ऐलान किया। सीतारमन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि तिब्बी शोबे के लिए 50,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये वबा के दरमियान तिब्बी शोबे से जुड़ा एक राहती पैकेज है, जिसके तहत मेडिकल सेक्टर को कर्ज गारंटी दी जाएगी। मरकजी वजीर मालियात ने छोटी सनतों को सहारा देने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी ECLGS के लिए फंडिंग में इजाफा करने का भी ऐलान किया। अभी ये स्कीम 3 लाख करोड़ रुपए की है, जिसे बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए किया गया है। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के जरिए से दिए जाने वाले कर्ज के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम का भी ऐलान किया गया है। ये एक नई स्कीम है। इसके तहत कमर्शियल बैंक के MFI को दिए गए नए और मौजूदा कर्ज के लिए गारंटी दी जाएगी। इस मंसूबे से 25 लाख लोगों को फायदा पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। मरकज की मोदी हुकूमत के जरिए नाफिज करदा 3 नए ज़र कवानीन से नाराज किसानों ने अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के खिलाफ मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसके ताल्लुक से मंसूबाबंदी भी शुरू कर दी है। मीडिया जराए में आ रही खबरों के मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा ने बंगाल के बाद अब यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी मुखालिफ मुहिम चलाने के लिए पॉलिसी तैयार कर ली है और आइंदा 2 जुलाई को होने वाली एक अहम मीटिंग में इसको आखिरी शक्ल दी जाएगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज चीन का नाम लिए बगैर कहा कि हिंदुस्तान अमन के हक में है और कभी किसी पर हमला नहीं करता, लेकिन उसे किसी की आंख दिखाना भी मंजूर नहीं और इसकी फौज हर तरह के चैलेंज का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। फौज के सरबराह मनोज मुकुंद नरवानी के साथ लेह और लद्दाख के 3 दिन के दौरे पर गए मिस्टर सिंह ने पीर को लद्दाख के कार आर्मी स्टेशन की 14वीं कोर के हुक्काम और जवानों से बात की। बाद में उन्हें खिताब करते हुए उन्होंने गुज़िश्ता बरस चीनी फौजियों के साथ पुरतशद्दुद तसादुम में शहीद हुए मुल्क के फौजियों को खिराज अकीदत दिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मजीद कहा कि तारीख गवाह है कि भारत ने आज तक किसी मुल्क को जाहिरियत का निशाना न बनाया है, न किसी की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया है। उन्होंने कहा कि इरादे नेक हो तो पड़ोसी के दरमियान जितने भी हल तलब मसाइल हैं उनको मिल बैठकर हल किया जा सकता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जौहरी सलाहियत से लैस अगली नस्ल के मिसाइल अग्नि-P का कामयाबी के साथ तजुर्बा किया। ये टेस्ट पीर के रोज सुबह 10:55 पर उड़ीसा के बालासोर में वाक़े डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे में किया गया। ये जदीद तरीन मिसाइल 1000 से 2000 किलोमीटर की हद तक मार करने के काबिल है। और खबर के मुताबिक दिल्ली पुलिस की खुसूसी सेल की एक टीम ने पंजाब के अमृतसर से किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर होने वाले तशद्दुद के सिलसिले में मतलूब गुरजोत सिंह को गिरफ्तार किया है। खुसूसी सेल के एक अफसरान ने आज बताया गुरजोत सिंह को पंजाब के अमृतसर से गिरफ्तार किया गया। तो यौम जमहूरिया पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर परचम लहराने के इल्जाम में मफरूर था। अवधनामा में शायर जिले की खबरों में अमरोहा की मुमताज समाजी शख्सियत सैयद इकबाल मेहंदी के चहलुम के मौके पर मजलिस का इनेकाद शहर के अज़ाखाना वज़ीरुन्निसा में किया गया, जिसमें सलाम और मरसियात सैयद हसन इमाम नकवी और फजाइल व मसाइब हजरत मौलाना अली जाफर साहब लखनवी ने बयान किए। मौलाना अली जाफर साहब लखनवी ने अपने बयान में इकबाल मेहंदी साहब की जिंदगी पर रोशनी डालते हुए बताया कि वो एक नेक इंसान थे। कुरान की तालीमात और आले मोहम्मद के पैगामात की रोशनी में उन्होंने जिंदगी बसर की। ऐसे लोगों को हमेशा याद किया जाता रहेगा। मौलाना ने सीरत आले मोहम्मद का बयान किया और कहा कि
आले मोहम्मद ने हमेशा हक का साथ देने, समाज में मोहब्बत का पैगाम आम करने और एक दूसरे से हमदर्दी करने की ताकीद की है। हमें इन तालीमात पर अमल करना चाहिए। इख्तिताम पर मौलाना ने शहादत इमाम हुसैन का बयान किया, जिसको सुनकर लोगों की आंखों से अश्क गम जारी हो गया। गांधी ऑडिटोरियम कलेक्ट्रेट अमरोहा में जिला मजिस्ट्रेट बी के त्रिपाठी की सदारत में मुनक़िदा मीटिंग में फौज शुदा मुलाजिमीन से मुताल्लिक अहम अहकाम जारी किए गए। जिला मजिस्ट्रेट ने जिला अमरोहा के कोविड की वजह से वफात पाने वाले अफसर या मुलाजिम के इन्हिसार करने वाले को माली फवायद दिए जाएं। जो मामले जेर इल्तिवा हैं उनको जल्द से जल्द हल किया जाए। मुतवफ़ी के मकामात की तैनाती के सिलसिले में पंचायती राज महकमा, बुनियादी तालीम महकमा, महकमा ज़राअत, कमर्शियल टैक्स समेत दीगर महकमों में जेर इल्तिवा मुकदमात से मुताल्लिक मालूमात हासिल करने के बाद जरूरी हिदायत दी और महकमों के जरिए दी गई मालूमात के मुताबिक उनके जरिए किए गए काम अच्छे तरीके से अंजाम दिए जाए। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि तमाम जेर इल्तिवा मुकदमात को जल्द से जल्द निपटाया जाना चाहिए ताकि आइंदा मीटिंग में मज़कूरा बाला से मुताल्लिक मामला सिफर हो सके। सहारनपुर में किसानों की 7 माह पुरानी जायज मांग के लिए जारी किसान तहरीक पर अपने नजरिए और मुल्क भर में अदम रवादारी की वारदातों में इजाफे की मौजूदा सूरत हाल पर खास गुफ्तगू करते हुए मुल्क के नामवर तालीमी मिशन के निगरां खास महबूब रजा सिद्दीकी ने कहा कि यह एक जिंदा जावेद नजीर सभी के सामने है कि मस्त हाथी की मानिंद ताकत के नशे में चूर भाजपाइयों की मरकजी और रियासती क़यादत गुज़श्ता 84 माह से लगातार मुल्क के अमन सुकून को रौंदते हुए आला तालीम याफ्ता, मुहज़्ज़ब, बेबाक, पैसे से कमजोर और जिस्मानी तौर से कमजोर मगर साफ शफाफ ज़हनियत के मालिक ईमानदार अपोजिशन लीडरान को उनके तख्त से उखाड़ कर बाहर कर देने में ताकत आजमाई में सरगर्म है। लेकिन याद रहे, होता वही है जो खुदा चाहता है। शहर के मकबरा रोड पर वाक़ एक अस्पताल में डिलीवरी के दौरान जच्चा बच्चा की मौत से मुश्तइल अहल खाना ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही किए जाने का इल्जाम लगाते हुए नर्सिंग होम में हंगामा आराई की। वाक़े की इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मुतासिरा फरीक को मुनासिब कार्रवाई की यकीन दहानी कराते हुए खामोश कराया, जिस पर अहल खाना जच्चा बच्चा की लाश को लेकर वहां से चले गए। तफसीलात के मुताबिक गांव बीबीपुर का रहने वाला रोहित अपनी 21 साल अहलिया शीतल को मकबरा रोड पर वाक़ एक नर्सिंग होम में डिलीवरी के लिए एडमिट कराया था। सुबह करीब 4 बजे के दरमियान डिलीवरी के दौरान जच्चा बच्चा की मौत वाक़ हो गई। जच्चा बच्चा की मौत के बाद अहले खाना ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए नर्सिंग होम में हंगामा आराई शुरू कर दी। इस दौरान गांव से बड़ी तादाद में लोग नर्सिंग होम पहुंच गए। हाजी फजल अहमद सिद्दीकी मुतवल्ली तारीखी जामा मस्जिद फतेहपुर ने मुल्क के मौजूदा हालात, कानून और इंतजाम की बदतर सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुसलमानों को हालात और परेशानियों से घबराना ये ईमान वालों की अलामत नहीं, बल्कि इस पर सब्र और इस्तिकामत के साथ दीन पर अमल करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम सीरत तय्यबा का मुतालिया करें और उसकी रोशनी में जिंदगी बसर करें। हाजी फजल अहमद सिद्दीकी ने कहा कि मुल्क का मुतासिब मीडिया और फिरका परस्त अनासिर जो इन मुश्किल हालात में भी नफरत अंगेज एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे में मुसलमानों से खास तौर पर यह अपील है कि वो जहां भी हो मोहब्बत, अमन और इत्तेहाद के पैगाम्बर बन जाएं और तमाम मुसलमान अपने आप को दीन की दावत पर लाएं और फरीज़ा तबलीग को अंजाम दें, अपने ईमान और यकीन को दुरुस्त। इसलिए कि इस्लाम की तारीख हमें बताती है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अगर मुसलमान इस काम को लेकर उठें तो कामयाबी उनके कदम चूमती। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की कोविड रिलीफ कमेटी की एक अहम मीटिंग इमाम ईदगाह लखनऊ मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली चेयरमैन इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की सदारत में मुनअकिद हुई, जिसमें तीसरी लहर के खतरे से बचाव के लिए गौर खोज किया गया। मीटिंग की निजामत करते हुए मिस्टर नजम फारूकी ने गुज़श्ता 3 माह के दौरान कमेटी के जरिए किए गए कामों पर तफसील से रोशनी डाली। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि थर्ड वेव के खतरे को देखते हुए इस्लामिक सेंटर की तरफ से अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस कड़ी में ऑडियो रिकॉर्डिंग पूरे मुल्क की मसाजिद से ऐलान करने के लिए भेजी जाएगी, जिससे कि अवाम के अंदर वैक्सीनेशन के लिए मजीद बेदारी पैदा की जाए और तीसरी लहर से तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोगों को तैयार किया जाए। प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास अली मेहंदी, डॉक्टर कौसर उस्मान, डॉक्टर आमिर जमाल, इंटरवल यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर सैयद नदीम अख्तर, साबिक DIG आफ्ताब खान, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के साबिक CEO सैयद शोएब, मोहम्मद गफरान, तारिक सिद्दीकी और डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस हाशमी ने भी इजहार ख्याल किया। करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स PG कॉलेज लखनऊ में शोबे उर्दू के ज़ेर एहतमाम अदब के बदलते हुए मेयार और अक़दार आलमी बहरान के तनाजुर में मौजू पर एक अहम लेक्चर का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी प्रोफेसर शहाब इनायत मलिक साहब जम्मू यूनिवर्सिटी जम्मू, प्रोफेसर अब्बास रजा नैयर साहब लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ और ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली थे। प्रोग्राम का आगाज दुआ से हुआ। करामत कॉलेज के शोबे उर्दू की सदर डॉक्टर शबनम रिजवी ने मेहमानान गिरामी का इस्तकबाल करते हुए शोबे का तारुफ पेश किया। उर्दू अदब की गिरा कदर शख्सियात ने मौजू की मुनासिबत से वेबिनार में शरीक तमाम असातिज़ा और तालिबात को बहुत कारआमद और अहम मालूमात से मुस्तफीद किया। करामत कॉलेज के प्रिंसिपल मोहतरमा सीमा आकिल ने कलिमात तशक्कुर पेश किए। शोबे उर्दू के सदर डॉक्टर शबनम रिजवी, डॉक्टर साइमा रिफत, डॉक्टर नुसरत फातिमा ने निहायत सरगर्मी और भरपूर ताउन से प्रोग्राम का इनेकाद किया।
प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के कौमी सदर जनाब शिवपाल सिंह यादव ने आज मारूफ आलिम दीन और मिल्ली और समाजी रहनुमा जनाब सैयद मोहम्मद अशरफ किचौचवी को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया अखिलती सेल का कौमी सदर नामजद किया है। इस मौके पर शिवपाल सिंह यादव ने उम्मीद जाहिर की है कि सैयद मोहम्मद अशरफ किचौचवी साहब 15 दिन के अंदर कौमी मजलिस आमला की तश्कील कर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। इस मौके पर खुसूसी तौर से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के सूबाई नायब सदर फरहत हसन खां उर्फ फरहत मियां, कौमी तर्जुमान सैयद मकसूद अशरफ, दीपक मिश्रा वगैरह मौजूद थे। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने यूपी हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि जिला पंचायत सदर का इंतखाब गैर जानिबदार न होने की वजह से उनकी पार्टी ये इंतखाब नहीं लड़ेगी। उन्होंने पार्टी कारकुनों को मुतनब्बिह करते हुए कहा कि वो हिज़्ब इख्तिलाफ की साजिशों से होशियार रहें और अपना वक्त पार्टी की तंजीम और उसके बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में सर्फ करें। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह और साबिक वज़ीर आला मायावती ने कहा कि उन्होंने पार्टी कारकुनों से कहा है कि वो 2022 में पंचायत इंतखाबात के बजाय आइंदा होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारी करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि अगर हम 2022 के असेंबली इंतखाबात जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो ज्यादातर जिला पंचायत सदूर खुद ब खुद हमारी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। मायावती ने यूपी हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि जिला पंचायत सदर का इंतखाब गैर जानिबदार न होने की वजह से उनकी पार्टी ये इंतखाब नहीं लड़ेगी। अवधनामा के जहांनुमा सफ़े पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की हुकूमत ने रवां साल हुज्जाज किराम के लिए एक नई और मुनफरिद सर्विस मुतारिफ कराई है जिसे हज स्मार्ट कार्ड का नाम दिया गया है। सऊदी अरब में हज और उम्रे की कौमी कमेटी के रुकन बहानी अल उमैरी ने कहा कि यह कार्ड मुकद्दस मकामात में हुज्जाज किराम की नक्ल हरकत को मुनज़्ज़म करने और मनासिक अदा करने में हुज्जाज किराम की मदद करेगा। उन्होंने कहा कि हुज्जाज किराम के स्मार्ट कार्ड में उनके जाती आदाद शुमार, रिहाइश और सेहत से मुताल्लिक मालूमात शामिल हैं। हज स्मार्ट कार्ड का इजरा सऊदी अरब के इस्लाहात और तरक्की के प्रोग्राम विजन 2030 का हिस्सा, जिसका इजरा मक्का कल्चरल सेंटर की जानिब से किया गया। आज़मीन हज के लिए यह कार्ड एक नई सहूलत है। स्मार्ट हज कार्ड को रवां साल 1442 हिजरी के हज के मौके पर इस्तेमाल किया जाएगा। तजुर्बे के तौर पर हज के मौके पर 50,000 स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। अरब मीडिया की इत्तला के मुताबिक इसराइल ने गजा में बिजली की पैदावार के लिए ईंधन ले जाने की इजाजत दे दी है। इस वक्त गजा में वाहिद पावर प्लांट बहुत कम मिकदार में बिजली पैदा कर रहा है। फिलिस्तीनी इलाकों में शहरी उमूर के जिम्मेदार इसराइली फौज के इदारे ने इतवार को एक बयान में कहा कि गजा में ईंधन ले जाने की इजाजत देने का फैसला सिक्योरिटी जायजे के बाद किया गया है और यह सलामती व इस्तेहकाम से मशरूत है। इसराइल ने 2007 से गजा की पट्टी का 3 तरफ से बर्री और बहरी मुहासरा कर रखा है और इस महसूर फिलिस्तीनी इलाके में ईंधन समेत आम अशियाए जरूरिया ले जाने की इजाजत नहीं है। इसराइली फौज ने गुज़श्ता माह गजा का जारी मुहासरा मजीद सख्त कर दिया था, लेकिन अब गुज़श्ता हफ्ते से इसमें नरमी की है और फिलिस्तीनियों को ज़राई पैदावार और कपड़े बरामद करने की इजाजत दे दी है। कोरोना का पहला केस कब सामने आया था और मुतासिर होने वाला पहला शख्स कौन था, इस पर अब तहकीक शुरू हो गई है। हालांकि कोरोना की शुरुआत 2019 के अवाखिर में हुई थी, ताहम यह कहना बहुत मुश्किल है कि कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाला दुनिया का पहला शख्स कौन था और कहां से ताल्लुक रखता था। बैनुल अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक साइंसदानों ने साइंसी तरीकों की मदद से कोविड-19 के पहले केस के दौरानिये का तखमीना लगाया है। इस तखमीने के मुताबिक दुनिया में कोविड का पहला केस चीन में अवाइल अक्टूबर से नवंबर 2019 के वक्त में सामने आया होगा। दरहकीकत उनका अंदाजा है कि दुनिया में पहला फर्द मुमकिन तौर पर 17 नवंबर 2019 को कोविड-19 से मुतासिर हुआ होगा। यह बात ब्रिटानिया में होने वाली एक तिब्बी तहकीक में सामने आई है। अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इतवार को इतालवी दारुल हुकूमत रोम में इसराइली वजीर खारजा से मुलाकात की है और उनसे 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया है। यार लापेड ने उनसे गुफ्तगू करते हुए कहा कि दोनों ममालिक को गुज़श्ता चंद साल के दौरान में होने वाली गलतियों का इजाला करना चाहिए। वियना में ईरान और अमेरिका अप्रैल से 2015 से तयशुदा जौहरी समझौते की बहाली के लिए बिलवास्ता बातचीत कर रहे हैं। इसमें बैनुल अक़वामी पाबंदियों के खात्मे के बदल में तेहरान की जौहरी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद करने पर गौर किया जा रहा है। इसराइल वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए काम करेगा। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता चंद साल के दौरान में गलतियां सरजद हुई हैं। इसराइल के 2 जमाती मौक़िफ़ को नुकसान पहुंचा है। अब हम मिलजुल कर इन गलतियों का इजाला करेंगे। लेबनान में इतवार को अलग सुबह शुमाली शहर तराबलस में फौज तैनात कर दी गई। फौज ने शहर में मरकजी सरकारी इदारों के गिर्द पोजीशनें संभाल ली हैं। इससे पहले पूरी रात अवामी एहतजाज और हंगामा आराई का सिलसिला जारी रहा। माशी हालात की अबतरी के खिलाफ होने वाले इस मुजाहरे के नतीजे में कई एहतजाजी और 10 फौजी जख्मी हो गए। तराबलस शहर में एहतजाज के दौरान में रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद कबारा के घर के बाहर तैनात पहरेदारों ने एहतजाज करने वालों की सिमत फायरिंग कर दी। इसके नतीजे में मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी हो गए। अल अरबिया न्यूज चैनलों के जराये ने तस्दीक की है कि मुजाहिरीन के साथ झड़पों के दौरान में सिक्योरिटी फोर्सेज पर दस्ती बम फेंके गए, जिस पर लबनानी फौज के 2 अहलकार जख्मी हो गए। अवधनामा के इदारती सफ़े पर एक मजमून कोविड की तीसरी लहर से मुताल्लिक डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन गजाली का शाया हुआ है। इसका एक इख्तिबास इस तरह है: तीसरी लहर क्या दूसरी लहर से भी ज्यादा खतरनाक होगी?
یہ کس شکل میں کس طرح آئے گی اور کسے زیادہ متاثر کرے گی یہ بھی ابھی واضح نہیں ہے، لیکن اس سے بچوں کے متاثر ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ رپورٹ کا کہنا ہے کہ بچوں کو اس متعدی وبا کا خطرہ زیادہ ہے، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ حالیہ سیر و سروے کے اعداد بتاتے ہیں کہ 25% بچے کورونا سے متاثر ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق 10 سال سے کم عمر کے بچوں میں بھی بڑی عمر کے لوگوں کی طرح ہی انفیکشن دیکھا گیا۔ اس حوالے سے قومی اعداد بتاتے ہیں کہ کووڈ کی پہلی لہر میں 3 سے 4% بچے متاثر ہوئے تھے، جبکہ دوسری لہر میں بھی بچوں کے متاثر ہونے کی شرح پہلے جیسی ہی رہی۔ حالانکہ دوسری لہر میں بچوں کے متاثر ہونے کے کل معاملوں میں اضافہ ہوا، یعنی بچے زیادہ متاثر ہوئے۔ کسی خاندان میں ایک یا اس سے زیادہ لوگوں کے کورونا مثبت ہونے پر بچوں کے متاثر ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ AEFI کمیٹی کے قومی صلاح کار ڈاکٹر NK اروڑا کا کہنا ہے کہ بچوں میں کورونا کی بہت ہلکی علامت جیسے زکام، بخار اور ڈائریا پائی گئی ہیں۔ ہلکی علامت والے بچوں کو بخار کے لیے پیراسیٹامول دی جا سکتی ہے۔ ڈائریا ہونے کی صورت میں ڈی ہائیڈریشن فوڈ اور وافر مقدار میں لیکوڈ دیا جا سکتا ہے، مگر جو بچے سنگین بیماریوں جیسے دل، ذیابیطس، دمہ، کینسر یا کمزور مدافعتی نظام کے شکار ہیں، ان میں انفیکشن کے شدید ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر بچے کو سانس لینے میں مشکل ہو تو تیز کھانسی جس کی وجہ سے بچہ دودھ نہیں پی رہا ہو، تیز بخار یا جلد پر لال چکتے، زیادہ دیر تک سونا یا کوئی اور غیر معمولی علامت دکھائی دے تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ قائم کیا جائے۔ ایسے بچوں کا علاج بڑوں کی طرح ہی کیا جائے گا۔ جوخم والے بچوں کے والدین کو زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ اگر والدین کو کووڈ نہیں ہے لیکن بچہ کورونا مثبت ہے تو ہو سکتا ہے بچے کو انفیکشن باہر سے ملا ہو۔ ایسی صورت میں گھر کے سبھی افراد کو جانچ کرانی چاہیے۔ کووڈ پروٹوکول پر عمل کرتے ہوئے بچوں کو گھر کے دوسرے ممبران سے الگ رکھا جائے۔ عہدنامہ کے صفحہ 5 پر ابراہیم اعظمی کا مضمون فیض احمد فیض کی نظر میں کلچر کیا ہے عنوان کے ساتھ شائع ہوا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں: فیض احمد فیض کی رائے میں ہمیں اپنے کلچر کو فروغ دینا چاہیے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کلچر کو کس طرح فروغ دیا جا سکتا ہے؟ کیا شعوری طور پر کلچر میں تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں؟ اس کے متعلق فیض کا خیال یہ ہے کہ کلچر کے 2 پہلو ہیں، ایک فنون اور دوسرا معاشرے کا مجموعی طرز زندگی۔ ان کے نزدیک فنون کو ہم فروغ دے سکتے ہیں کیونکہ رواداری کو ہمیں شعوری طور پر فروغ دینا پڑتا ہے، ورنہ ان میں خرابی کا عنصر پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ دوسرا عنصر کلچر کا طرز زندگی ہے، جو معاشرے کی پوری اجتماعی زندگی سے وابستہ ہے اور وہ آسانی سے نہیں بدلتا۔ اسے بدلنے کے لیے آپ کو معاشرے کی صورت بدلنی پڑتی ہے، اس کے علاوہ آپ اسے بدل نہیں سکتے۔ فیض احمد فیض کے نزدیک کلچر پورا طریقہ زندگی ہے۔ ان کے مطابق کلچر کو طول، عرض اور گہرائی سے ماپا جا سکتا ہے۔ مذہب کلچر کا حصہ ضرور ہے لیکن اس کی بنیاد نہیں ہو سکتا۔ ثقافت اور کلچر عمرہ کی عیاشی کی چیز نہیں، بلکہ یہ کسی بھی معاشرے کی تشخیص کرنے کا نہایت ضروری آلہ کار ہے اور اس میں عوام کا کردار بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ فیض کلچر کو جامد چیز نہیں مانتے، بلکہ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئے زاویے کلچر میں شامل ہوتے ہیں اور فرسودہ پہلوؤں کا اخراج ہوتا ہے۔ فیض احمد فیض ادب کو کلچر کا ایک بہت اہم پہلو قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک کلچر معاشرے کی تصویر ہوتا ہے اور جیسے معاشرہ ہوگا ویسا ہی ادب پروان چڑھے گا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر رؤوف کا تبصرہ مشاہیر کے خطوط سلطان اختر کے نام، منصور خوشتر اور خوشنما حیاتی غزلیں اور فریدہ انجم کی نظم گرمی بھی اسی صفحے پر شائع ہوئی ہے۔ عہدنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے عہدنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔